Hello dear students, welcome to Sony Modern Public School online classes. I am going to teach you science. But before moving further, let's talk about science. हम साइंस के बारे में बात करेंगे. बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है साइंस पढ़ते वक्त कि वो साइंस समझना नहीं चाहते, वो रटना चाहते हैं. ये साइंस के साथ ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ प्रॉब्लम है, बट साइंस के साथ ज़्यादा है. और साइंस समझने के लिए हमको अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत है. जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उससे हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है. अगर हम फ़ैन को देखते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये फ़ैन कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, ये घूम कैसे रहा है अपने आप. एक्चुअली साइंस हमारे चारों तरफ है. अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि घर में अगर आप रेफ्रिजरेटर देखो, वो भी साइंस की देन है. आप रोड्स पे गाड़ियाँ देखते हो, कार देखते हो, वो भी साइंस की देन है. आपकी खुद की बॉडी साइंस से ही बनी हुई है. साइंस क्या है? साइंस की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस. किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी या इंफॉर्मेशन ही साइंस कहलाती है. अगर आपका के दिमाग में थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी है तो आप साइंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. अगर आपका दिमाग आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप साइंस को अपने आप समझ पाएंगे. क्योंकि अगर आप एक लिजर्ड को या छिपकली को दीवार पे देखते हैं कि वो क्रॉल करके दीवार पे चल पा रही है, तो ऐसा क्या है कि वो क्रॉल कर पा रही है और आप क्रॉल नहीं कर पाते हैं दीवार पे? एक बर्ड है, वो हवा में आराम से उड़ पाती है लेकिन आप नहीं उड़ पाते हैं. एरोप्लेन जो है वो उड़ जाता है, बाकी हमारी जो कार्स हैं वो नहीं उड़ पाती है. तो ये सब कुछ साइंस ही है. साइंस से हमको डरने की जरूरत नहीं है, साइंस हमको समझने की जरूरत है. हम बस, और मेरे वीडियो का जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैं सिर्फ एक कहानी की तरह आपको बताऊंगा. इसको ये मत सोचिए मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ. मैं कहानी की तरह आपको बताऊंगा, आप बस उसको सुनिए और उसको सुन के और खुद सोचने की कोशिश कीजिए. मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दूंगा जिससे कि आपका थोड़ा से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े और आप साइंस को समझने की कोशिश करें. ठीक है. अभी एक बड़ा एग्जाम्पल आज का चैप्टर भी उसी के ऊपर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. अगर आप कोरोना वायरस को देखें तो इसकी पढ़ाई भी आपके साइंस में ही है. जो कोरोना वायरस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच अफेक्ट आवर सेल्स. हमारी बॉडी सेल्स को अफेक्ट करता है और उसको जो है वो इन्वेड करके हमारी सेल मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और फिर वो बॉडी में डिजीज़ फैलाना स्टार्ट कर देता है. तो ये सब कुछ हम साइंस में ही पढ़ने वाले हैं. इसमें कुछ हमें रटना नहीं है, सब कुछ बस समझना है. क्वेश्चन पूछना है अपने दिमाग से और उसको ढूंढना है, जानकारी लेनी है. आपके पास जानकारी है तो आप साइंस को समझ सकते हैं. आप अगर दिमाग आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप साइंस को समझ सकते हैं. तो ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए हम अब साइंस पढ़ना कैसे है, क्या है इसके अंदर, क्या पढ़ेंगे, वो सब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. बेसिकली साइंस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. अब बेसिकली तो ये 3 ही पार्ट्स में क्लासिफाइड है जो हमें पढ़ना है. बट साइंस कांट बी रेस्ट्रिक्टेड टू दीज 3 पार्ट्स ओनली बिकॉज एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग यूनिवर्स, सब कुछ साइंस का ही पार्ट है. साइंस से कुछ अलग नहीं है. पर वो आप जब हायर लेवल में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सब कुछ साइंस का ही पार्ट है. लेकिन अभी आपको ये नहीं पढ़ना है. अभी आपको सिर्फ ये 3 पार्ट्स पढ़ने हैं साइंस के अंदर में. और एक चौथा पार्ट जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एनवायरमेंटल साइंस. आपके एनवायरनमेंट में क्या रोल है साइंस का, वो हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस में. तो एक पार्ट और आप नोट कर लीजिए, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस. तो स्टूडेंट्स,
फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज नथिंग बट फिजिकल चेंजेस विच इज अकरिंग इन आवर सराउंडिंग्स. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री और फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो भी हम देख सकते हैं अपने आंखों से, जो विजिबल चेंजेस देख पा रहे हैं, वही फिजिक्स के अंदर में हम पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी बॉडी को धक्का मारा, हमने उसको पुश किया, प्रेशर लगाया और वो गाड़ी थोड़ी सी हिल गई, तो ये तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ हमने धक्का मारा और गाड़ी हिल गई. ये हम पढ़ते हैं मोशन के अंदर में, क्योंकि ये चेंजेस हम देख पा रहे हैं. जो चेंजेस हम नहीं देख पाते उसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जो डायरेक्टली हम नहीं देख पाते. फॉर एग्जाम्पल एसिड, बेसिस, आपके सामने अगर दोनों रख दिए जाए एसिड और बेसिस, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिस है, कौन सा बेस है. आप उसको टेस्ट करोगे तब आप बता पाओगे हाँ ये बिटर है, ये सोर है, तो इसलिए ये जो सोर है इसलिए ये एसिड है, ये बिटर है इसलिए ये बेस है. तो उसको आपको टेस्ट करना पड़ता है. आप अपने आंखों से देख के नहीं बता सकते हो कि ये एसिड है या बेस है, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं. एक्सक्यूज मी. तो ये हम केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री क्या है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे जो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, या फिर आप आउटपुट ही देख सकते हो, उसके बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, वो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते. वो हम केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं. एंड व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज नथिंग बट, आप इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके देखें इसके डेफिनेशन को, तब आपको समझ में आएगा. बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी. ये हम बायोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं. जितनी भी बॉडीज हैं ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कोरोना वायरस है उसकी भी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके बारे में जो हम रिसर्च करते हैं या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं. जिसको उसकी पढ़ाई करते हैं उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं. इसको हम बायोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे. और जो चौथा पार्ट है एनवायरमेंटल साइंस. एनवायरमेंटल साइंस क्या, जो हमको डायरेक्टली अफेक्ट करती है, हमारे सराउंडिंग्स हमको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसी को हम एनवायरमेंट कहते हैं. जैसे कि वाटर, एयर. इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पॉल्यूशन पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, अपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे, फौना के बारे में पढ़ेंगे. आजकल आपने देखा होगा कि कैसे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. अब पार्टिकुलेट मैटर जो होता है पीएम, अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस की वजह से हम 1 महीने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तो एक मतलब नुकसान हो रहा है कि हम घर बैठे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में इसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया है. अगर आप देखें तो एयर बहुत क्लीन हो गई है. पीएम जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर था वो 400 300 से लेके अब 60-70 पे पहुंच गया, तो एयर कितनी फ्रेश हो गई है. तो ये हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस में कि ह्यूमन का क्या रोल हो रहा है इसको, अब हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में, और हमें क्या करना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बेटर बन सके, इसको हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नुकसान ना पहुंचाए. वो हम सब पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस में. ठीक है. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जिसकी वजह से घर में आप बैठे हुए हैं, कोरोना वायरस. तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये वायरस होता क्या है. एक चैप्टर है आपके इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो करके, तो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब जब भी कुछ
देखते हैं, कोई वर्ड देखते हैं, तो उसको आप कोशिश कीजिए कि उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कीजिए। उससे क्या होता है कि आपको वो खुद वर्ड ही कुछ बहुत कुछ बता देगा। आपको कुछ चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है साइंस के अंदर या किसी भी स्टडीज़ के अंदर। उस वर्ड को जब थोड़ा सा आप इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तब आपको अपने आप वो वर्ड सब कुछ उसके बारे में बता देगा। फॉर एग्जाम्पल है, माइक्रो मीन्स स्मॉल and organisms means living beings. तो स्मॉल लिविंग बींग्स को हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट सी देम विदाउट माइक्रोस्कोप, सो यू कैन रिलेट इट, माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप से जो हम देख सकते हैं, बिना उनके हम देख नहीं सकते जिसको, उसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, या फिर एनिमी हैं, शत्रु हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको इन नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते, लेकिन वो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग्स में, प्रेजेंट है एयर में, प्रेजेंट है वाटर में, प्रेजेंट है जो हम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं उसमें भी प्रेजेंट है, इवन हम जो मिल्क पीते हैं उसमें भी प्रेजेंट है, हम कर्ड खा रहे हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट है। इवन आपकी बॉडी के अंदर भी मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है एवरी टाइम, वो आपके बॉडी के अंदर में है, लेकिन वो आपको नेगेटिवली ही इम्पैक्ट नहीं करते हैं, वो पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैड और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो हो गए टू ब्रॉड टाइप्स कि गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गुड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम है माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ठीक है, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैड और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मैं बात करूं कोरोना वायरस की, तो वो किसके अंदर में आएगा? वो आएगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। दैट मीन्स वायरस कोरोना, ये आएगा आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। और ये माइक्रोब्स जो है, ये गुड और बैड तो एक इनके इफेक्ट के ऊपर हो गया कि ये बैडली इम्पैक्ट करते हैं या फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं या फिर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो ये इसके अगर हम बेसिस पे डिवाइड करें तो ये गुड और बैड में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स में अगर टाइप्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, तो इनके जो ग्रुप्स हैं वो इनमें डिवाइड होते हैं। दैट इज, वन इज बैक्टीरिया, सेकंड इज फंगाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ, फोर्थ इज एल्गाई, एंड फिफ्थ इज वायरस। और कोरोना क्या है? एक वायरस है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये वायरस इन चारों से थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है? वायरस खुद एनवायरनमेंट में ऐसे ही नहीं सरवाइव कर सकता, उसको एक होस्ट चाहिए होता है। होस्ट कौन होता है?
होस्ट हो गया कि जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर सके, दैट मीन्स हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, इनके अंदर में जाता है और जब तब जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स अपने आप को बढ़ाता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और फिर ये अपने जीवित रह सकता है। अगर इसको बाहर छोड़ दिया जाए, बॉडी से निकाल के बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए अगर आपने सुना होगा तो हमें ये बोला जा रहा है कि आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए, बाहर जाएंगे तो आपको कोरोना वायरस संक्रमित कर सकता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बाहर जब भी कोई स्नीज करता है, खांसता है, कफिंग करता है, तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी से निकल के जो थोड़ी देर के लिए भी अगर वो आप थोड़े भी अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब उनकी लाइफ, जो वायरस है ये कोरोना वायरस, इनकी लाइफ है 2 से 3 to 4 आवर्स एनवायरनमेंट में होती है। तो अगर आप उतने देर में आपने इसको ये इंजेस्ट कर लिया, आपने अंदर ले लिया उसको, तो फिर ये आपकी बॉडी में भी सर्वाइव करने लग जाएगा और फिर आपकी बॉडी में भी मल्टीप्लाई करने लग जाएगा और आपको भी ये डिजीज स्प्रेड करेगा आपकी बॉडी में भी। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो सकते हैं। कोई मान लीजिए बीमार व्यक्ति हो, उसने कफिंग की हो और आप वहाँ से गुजर रहे हो और आपने वो अंदर आपने ब्रीथ इन कर लिया और उसके बाद फिर वो आपकी बॉडी में वो चला जाएगा वायरस। इसीलिए हमको बोला जा रहा है आप घर में रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बाहर कौन इन्फेक्टेड है, कौन नहीं इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको होस्ट की ज़रूरत होती है। अगर ये बाहर है भी और आप बाहर नहीं जा रहे हो तो कुछ टाइम बाद ये मर जाएगा। गवर्नमेंट इसीलिए 15-20 दिन के लिए आपको बोल रही है कि आप बाहर मत जाइए, क्योंकि जिसको इन्फेक्टेड है वो सब हॉस्पिटल में हो जाएंगे, उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे और आप तो पहले से ही घर में है तो आपको ये अफेक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन एक इन्फेक्टेड पर्सन और आप एक नॉर्मल पर्सन जब मिलेंगे, आपस में हाथ मिला लेंगे या फिर आपस में खड़े होंगे तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि आप घर में रहिए और उनको जो है क्वारंटाइन करके, जो इन्फेक्टेड है उनको क्वारंटाइन करके हॉस्पिटल में रेस्ट के लिए बोला गया है और उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि हमें घर में रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ये है कोरोना वायरस। ठीक है, ये वायरस हो गया तो इसको एक होस्ट की जरूरत होती है, इसका मतलब इसको एक बॉडी की जरूरत होती है रहने के लिए। वेयर एज जो ये चारों हैं, इनको होस्ट की जरूरत नहीं रह सकती ये पड़ती। मतलब आप अगर दही खाते हैं तो उसके अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर पानी पड़ा हुआ है कहीं पे बहुत दिनों का, या फ्रेश वाटर में भी होते हैं और नॉर्मली पॉन्ड्स वगैरह में भी होते हैं, अगर उसमें भी है तो एल्गाई देखोगे, फंगाई देखोगे, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। मशरूम अगर आपने देखा हो, अच्छा इनके बैक्टीरिया जैसे हो गए, बैक्टीरियाज में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स बताता हूँ। वायरस का तो आपने देख ही लिया, कोरोना है, एक वायरस हो गया। और उसके बाद प्रोटोजोआ में एमीबा, पैरामीशियम और एल्गाई में स्पाइरोगैरा, एंड क्लैमिडोमोनास। और फंगाई में तो बहुत ही नॉर्मल जो मोल्ड्स होते हैं और मशरूम्स होते हैं, ये खुद फंगाई का पार्ट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिस नेम किए जाते हैं, जैसे रॉड शेप्ड होते हैं कुछ, और कुछ सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं, और बहुत सारे काइंड्स के शेप में होते हैं। तो उनके हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। जैसे कुछ का नाम दिया जाता है स्ट्रेप्टो, कुछ का नाम दिया जाता है कोकल। तो ये उनके बेसिस पे नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम किस तरह से इनसे घिरे हुए हैं। अब ब्रेड देखिए, कभी ब्रेड रख दीजिए बारिश के सीजन में, जो रेनी सीजन होता है उसके अंदर ब्रेड रख दीजिए। ब्रेड के अंदर क्या होगा कि कुछ दिनों बाद अगर आप उसे रखे हुए हैं तो उसमें से ग्रीन कलर का कुछ उसमें लगना चालू हो जाता है। वो क्या होता है, उसी जैसे हम फफूंदी बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उसमें फंगाई लग गया है। ठीक है, ये अपने आप उसमें हो गया। आप रात को दही रखते हैं या दूध रखते हैं और दूध को
थोड़े टाइम तक गर्म ना करें, मतलब कल दोपहर तक गर्म ना करें, तो वो फट के दही ऐसा बन जाता है या फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। ठीक है, ये हो गया, हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके काइंड्स क्या हैं, वो हमें हार्मफुल हैं या फिर हमारे लिए ये वो पॉजिटिव वे में काम करते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन जो हमने अभी बात करी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गेई और फंगई, ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ हमारे लिए फ्रेंडली हैं और कुछ हमारे लिए हमारे एनिमी हैं, ऐसा नहीं है। बैक्टीरियाज गुड भी हो सकते हैं और बैक्टीरियाज बैड भी हो सकते हैं। वायरस जैसे कि वायरस, वैसे तो मोस्टली वायरस जो है हमारे लिए बैड ही है, लेकिन कुछ वायरस, बहुत कम वायरस हमारे लिए गुड भी होते हैं, जो हमारे डिजीज को स्प्रेड होने से बचाते हैं, जैसे कैंसर सेल वगैरह में। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत ऊपर की क्लासेस के लिए। आपके लिए बेसिक जो नॉलेज है वो मैं देना चाह रहा हूँ कि इन्हीं में ही अगर प्रोटोजोआ की भी बात करें या फिर फंगाई की बात करें, मशरूम तो खुद खाते हैं, तो मशरूम हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है, जो कि मशरूम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही पार्ट है। अच्छा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखता नहीं है, तो हम अपनी जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो हम इनको कैसे देख सकते हैं? जैसे कि ईस्ट हो गया। ईस्ट अगर आप देखेंगे कि आप ब्रेड बनाते होंगे या फिर आप केक बनाते होंगे और आप पेस्ट्रीज वगैरह खाते होंगे, तो इन सब में ईस्ट का यूज़ होता है। वो हम भी आगे डिस्कस करेंगे कि ईस्ट का यूज़ क्या किस में होता है, कैसे उसका यूज़ कहाँ क्या क्या होता है, और तो वो हमें कैसे आंखों से दिखाई देता है। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको आज आंखों से नहीं देख सकते, अपने आंखों से हम नहीं देख सकते, बिकॉज उनका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, रेंजिंग इन माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स, इवन नैनोमीटर्स में होता है वो तो, और और जो ये, तो हम उसको नहीं देख सकते अपने आंखों से। तो ये क्लस्टर्स में होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम देख पाते हैं अपनी आंखों से। मान लीजिए ईस्ट देख पा रहे हैं, तो ये क्लस्टर्स में होते हैं। क्लस्टर मतलब क्या होता है? बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, बहुत सारे ग्रुप में अगर ये रहते हैं, तब हम इनको आंखों से अपने आंखों से देख सकते हैं, नहीं तो हम इनको देख ही नहीं सकते, ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट इज फूड इंडस्ट्री, जो हम खाना खाते हैं या फिर जो बाहर हमको मिलता है, उसके अंदर में कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। वहाँ पे हेल्पफुल मतलब हम कैसे यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने बेनिफिट के लिए। फर्स्ट इज फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री, कर्ड जो हम दही खाते हैं, केक्स, इडलीज, भटूराज, भटूरा जो छोले भटूरे खाते हैं वो भटूरा, और पिकल्स मतलब अचार, और ब्रेड। तो इन सब के अंदर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। कैसे? कर्ड का तो मैंने आपको बताया, जैसे कर्ड का पहले ही कि वो हम रात को उसके अंदर कुछ दूध रख देते हैं दही में मिला के, और वो सुबह तक वो फिर से पूरा दही बन जाता है। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने आप को डिवाइड करते हैं और वो मिल्क को फर्दर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और वो दूध को फटने में मदद करते हैं, जिससे कि वो सुबह सुबह दही बन जाता है। ये बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, केक्स में हम क्या करते हैं? केक्स में हम जो डो बनाते हैं, डो मतलब होता है आटा, वो जो उसको आटा बनाते हैं और उसको हम पकने के लिए उसमें रख देते हैं। अगर आप कभी इसमें डायरेक्टली उसमें कोई ईस्ट ना मिलाएं, ईस्ट या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है वो ना मिलाएं, तो आप उसको कभी खा के देखिएगा, वो सॉफ्ट नहीं लगेगा, वो बहुत ही टफ लगेगा खाने में, तो आपको बिल्कुल भी वो टेस्टी नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट क्या होते हैं? ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम उसके अंदर मिलाते हैं
उसके बाद ईस्ट क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और इस मल्टीप्लाई करने के उसमें वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो वो गैसेस की फॉर्म में रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का फॉर्म होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो डो होता है उसको वो थोड़ा सा फ्लफी बना देते हैं, वो थोड़ा सा फूला फूला सा दिखाई देता है, और कुछ जो एरियाज होते हैं उनको वो कवर कर लेता है जो गैस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एरिया भी बढ़ जाता है उसका और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है खाने में। तो इसका यूज, ईस्ट का यूज ये होता है हमारे केक्स में, जो हम केक्स खाते हैं। इडली भी वैसे ही, इडली बेसिकली आप जो फ्लोर होता है, फ्लोर के अंदर में क्या कहते हैं, आप ईस्ट मिलाते हैं। वो भी अगर आपने इडली खाया होगा तो इडली भी कभी कभी बहुत टफ, खाने में बहुत ही टफ रहता है, कभी कभी बहुत सॉफ्ट होता है। जो सॉफ्टनेस आती है, बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ जो सॉफ्टनेस आती है किसी भी चीज़ के अंदर में, वो हमारे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आती है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी के अंदर में, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस में वो गैस रिलीज करते हैं। जब वो गैस रिलीज करते हैं तो वही गैस जो है हमारे इनको थोड़ा सा वो एरिया को बढ़ा देता है, हमारे जो भी प्रोडक्ट है, और वही उसको सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, इडलीस हो गए, भटूरे हो गए, पिकल्स हो गए। और पिकल्स को क्या करता है, पिकल्स को वो फर्मेंट करने में मदद करता है। अभी हम आगे फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे फूड इंडस्ट्री में ये इसका यूज होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे कमर्शियल पर्पसेस में। तो कमर्शियल पर्पस क्या होता है, कमर्शियल मतलब क्या होता है, कमर्शियल वर्ड आया कॉमर्स से, मतलब उद्योग, जो भी हमारे जिससे हमको कुछ पैसा प्राप्त होता हो उसको हम कॉमर्स बोलते हैं या फिर कमर्शियल बोलते हैं, कमर्शियल यूज बोलते हैं। तो अगर हम इसका कोई इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो उसको हम कमर्शियल पर्पस बोलेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में यूज करेंगे, मान लीजिए कि हम अल्कोहल इंडस्ट्री की बात करते हैं जो शराब बनाती हैं, या फिर अल्कोहल इंडस्ट्रीज हो गई, वाइन हो गई, वाइन इंडस्ट्रीज हो गई। तो इसके अंदर में जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा हो गया कमर्शियल पर्पस। और इसमें हम क्या करते हैं कि शुगर्स होते हैं हमारे, जो कुछ नेचुरल शुगर्स होते हैं, नेचुरल शुगर्स हमारे किस में पाए जाते हैं, बार्ले में पाए जाते हैं, वीट में पाए जाते हैं, राइस में पाया जाता है। ये नेचुरल शुगर्स पाए जाते हैं, और इस नेचुरल शुगर के ऊपर में हम ईस्ट को ग्रो करते हैं। जो ये ईस्ट अपने आप को जब हम उसमें ग्रो करते हैं तो इस शुगर को क्या करता है, ये ईस्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। नेचुरल शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, और इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। The conversion of natural sugar into alcohol with the help of microorganisms is known as fermentation. ठीक है, ये हमारा कमर्शियल पर्पस हो गया। थर्ड क्या है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। हमारे सॉइल्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग में। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अगर आपके उस सॉइल में पाएंगे तो इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नाइट्रोजन को एयर से लेके सॉइल में इंजेक्ट करते हैं, एक तरह से सॉइल के अंदर में प्रेजेंट कराते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स को ये जब नाइट्रोजन मिलते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने भी मदद करते हैं। कैसे, आप जब कोई सब्जी बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो आप पील करते हैं पोटैटोज,
आलू को छीलते हैं और जो वेस्ट होते हैं आपके खाने का, फूड वेस्ट वगैरह, आप इसको क्या करते हैं, डस्टबिन में रख देते हैं। डस्टबिन में रखने के बाद आपके पास या तो आप कहीं पे, आपके पास वो लोग आते हैं कुछ डस्टबिन कलेक्ट करने के लिए, डस्ट कलेक्ट करने के लिए, और उसको ले जाके वो कहीं पे फेंक देते हैं। कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे कि वो जो भी आपका ये डस्ट था या जो ये आपका वेस्ट था, वेस्ट वो कुछ दिनों बाद डिकम्पोज हो जाता है। वो कैसे डिकम्पोज हो जाता है, मतलब आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो एकदम, आपने अगर इतना कूड़ा फेंका है वो बच के इतना सा बचेगा। तो वो कैसे इतना हो जाता है, वो होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे वो, अगर सोचिए अगर वो इतना सारा कूड़ा अगर हमारे अर्थ पे सिर्फ पड़ा रहता तो क्या होता। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो हमारी पृथ्वी कितनी ही गंदी दिखाई देती। तो इसको ये क्या करते हैं, उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसलिए हमारा एक फोर्थ पार्ट है, दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ठीक है। अब जो फिफ्थ है वो है इन मेडिसिनल यूजेस। ये दवाइयाँ बनाने के भी इस्तेमाल आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दवाइयाँ बनाने के इस्तेमाल में भी आते हैं। जो हम दवाइयाँ खाते हैं जिसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अब एंटीबायोटिक्स उनको क्यों बोलते हैं, अभी मैंने आपसे बोला किसी भी वर्ड को अगर आपको समझना हो तो उसको आप पहले डिवाइड कर लीजिए। एंटी, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध। और बायोटिक्स, इसमें बायो देखिए तो लाइफ, दैट मीन्स अगेंस्ट लाइफ। और लाइफ यहां पे क्या है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ऐसी दवाइयां होती हैं जो अगेंस्ट द माइक्रोब्स काम करती हैं। जो जब जैसे मैंने बताया कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में होते हैं, जो हमारे बॉडी में डिजीज को स्प्रेड करने में वो करते हैं, वो डिजीज स्प्रेड करते हैं, उनके अगेंस्ट में ये एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और ये हम बनाते कैसे हैं, ये हम बनाते हैं माइक्रोब्स की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। कुछ गुड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हम ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और उस एंटीबायोटिक्स की मदद से हम जो है इन बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करते हैं। तो आप जरा सोचिए इंसान किस तरह से अपना बैक्टीरियाज को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में लड़ा रहा है। मतलब गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ाई करवा रहा है। और किस लिए, क्योंकि इससे हम सेफ रह सके, हम हेल्दी रह सके। अभी भी कुछ जो उनको, अभी जो हमारे पेशेंट उसमें है उनको हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, वो जिससे कि वो अपना कुछ दिनों तक लड़ाई कर सके। ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। ये हमने अभी तक इसके बारे में क्या क्या पढ़ लिया उसमें हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो मैंने आपको साइंस के बारे में बताया कि साइंस को आपको रटना नहीं है, साइंस को आपको समझना है। चारों तरफ अपने देखो, अपने दिमाग को थोड़ा खोलो, थोड़ा सा माइंड को क्यूरियस बनाओ। क्यूरियस मतलब हर चीज़ में ढूंढने की कोशिश करो कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा ही क्यों हो रहा है, या ऐसा कैसे हो रहा है। अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है, गाड़ी अगर चल रही है तो ठीक है चल रही है, ये रुक कैसे जाती है। ये अगर हम ब्रेक मारते हैं तो ऐसा क्या होता है कि गाड़ी रुक जाती है और फिसलते हुए आगे नहीं चली जाती। ये अगर एक लिजर्ड चल रही है दीवार पे, क्रॉल कर रही है, तो वो क्रॉल कैसे कर पा रही है, हम तो नहीं क्रॉल कर पाते, हम तो नहीं चढ़ पाते दीवार के अंदर। तो हर चीज़ आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो साइंस आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। आप उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। जब जानकारी, पढ़ाई नहीं करनी है, जानकारी ढूंढनी है, वो जानकारी आप ढूंढने लग जाओगे तो आपको साइंस एकदम मज़ेदार लगने लग जाएगी। साइंस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, फर्मेंटेशन वगैरह, ये सब आप समझने लगोगे कि हाँ फर्मेंटेशन क्या होता है, कि हाँ अल्कोहल को जो है, शुगर्स को जब अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप समझो इसको, आप इन सब साइंस को रटो मत,
बिल्कुल भी किसी चीज़ को रटो मत। साइंस को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होगे, किसी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। कहानी की तरह सुनो, जैसे कोई कहानी सुनाता है बस उसको। और अब तो वीडियोस आपको मिलने लग गई हैं। तो पहले जैसे क्लासेस चलती थी तो क्लास में एक बार हो गया, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आप घर चले गए, उसके बाद दूसरी क्लास चालू हो गई, फिर आपको समझ जो रह गया वो आप भूल गए। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये है कि आपको जो वीडियोस मिल रही हैं, आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, और उसके बाद हम तो हैं ही साथ में, अपने डाउट्स पूछिए कमेंट्स के अंदर में, कमेंट्स कीजिए नीचे और डाउट्स पूछिए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि अभी साइंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ये सब हमने इसके बारे में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली ऑन द इम्पैक्ट ऑन टू टाइप्स दैट इज हार्मफुल एंड गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और गुड माइक्रोब्स। ठीक है, हमने ये पढ़ा। और उसके बाद हमने इसमें भी ये पढ़ा कि इनके जो है ग्रुप्स में अगर क्लासीफाई करना चाहें इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी टाइप्स या उनके प्रॉपर्टीज या फीचर्स के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करना चाहें, तो ये फिर हमने वो उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गाई और इसके वायरसेस के बारे में हमने जाना। वायरस के बारे में इसलिए ज़्यादा आप आजकल थोड़े से क्यूरियस इसलिए भी होंगे क्योंकि जो कोरोना के साथ आप सुनते होंगे हाँ ये वायरस है, तो आप हमने इसके बारे में जाना। अब हम उसके बाद हमने बात किया कि किस तरह से ये गुड और बैड में से हमारे लिए कौन से गुड है और गुड का क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वो उसके सेल्स हमारे बेसिकली वो सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो सेल्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और कैसे वो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, हम वो पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे और हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अभी मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं आपके इस वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब पे और आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो है एक PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। उस PDF को आप पढ़िए सही से, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वही सब उसमें दिया हुआ है। इवन उसके आगे का भी दिया हुआ है जो मैं हार्मफुल पढ़ाने वाला हूँ, तो हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, वो आगे पढ़िए। आप एक बार पढ़ के रखेंगे तो आपको ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस पढ़िए, मतलब जानकारी के लिए ही, ऐसे जैसे कि हाँ उसका आगे क्या हुआ। जैसे हम आप कोई एपिसोड देखते हैं ना TV पे, तो हमें अंदर से एक क्यूरियोसिटी रहती है कि फिर क्या हुआ, तो आप उसको पढ़ के रखिए कि आगे क्या होगा। फिर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही मजे में और मज़ेदार लगेगी क्लासेस और समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखिए, जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ वो पढ़िए, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। अभी होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं है। तो थैंक यू एंड सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।